गुड मॉर्निंग क्लास 8। बच्चों, हम लोग लेसन पढ़ रहे थे कि अंग्रेजी राज की भारत में स्थापना, कि किस प्रकार से अंग्रेज हमारे देश में आके बस गए। इसमें हमने पढ़ा था किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजाओं से फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया था। आइए इसके आगे देखते हैं। सन 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु होने पर उसका जो पौत्र था सिराजुद्दौला, वह बंगाल का नवाब बना। कब बच्चों? 1756 ईस्वी में। सत्ता संभालते उसे घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा। घरेलू और बाहरी मतलब जो घर के उसके रिश्तेदार थे वो, और जो बाहरी शत्रु मतलब बाहर जो अंग्रेज थे, और जो जिन नवाबों की वो सहायता करते थे वो नवाब वगैरह। नवाब के इन विरोधियों को बंगाल के कुछ धनी सेठों का समर्थन प्राप्त था। समर्थन मतलब उनकी सहायता प्राप्त थी। तो जो नवाब थे और जिनके विरोधी थे, उसमें जो बंगाल में कुछ धनी लोग रहते थे, सेठ वगैरह, वो क्या करते थे? इनकी हेल्प करते थे। अवसर पाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के विरोधियों की साजिश में भाग लेना आरंभ कर दिया। अब जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी क्या कर रही थी कि जो सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे, अपोजिट से थे, जो उससे लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे या उसके राज पर कब्जा करना चाहते थे, उनसे जाकर वो मिल गई। इस समय यूरोपीय कंपनियां शाही फरमान द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही थी। इस समय क्या थी, जो कंपनियां थी वो जो फरमान जारी किया गया था कि या कोई संदेश, फरमान क्या होता है कि मुग़ल आदेशों द्वारा दिया गया, मुग़ल शासकों द्वारा दिया गया कोई फरमान या कोई आदेश, तो हम क्या बोलते हैं? फरमान। उसका क्या कर रही? दुरुपयोग मतलब उसको गलत ढंग से यूज़ कर रही थी, उस पर अमल नहीं कर रही थी। साथ ही कोलकाता स्थित अपनी बस्तियों की किलेबंदी भी करने लगी थी। जब सिराजुद्दौला को उसकी सूचना मिली तब उसने अंग्रेज व्यापारी द्वारा की जाने वाली सैन्य तैयारियों पर प्रतिबंध लगा दिया। जब उसने देखा कि जो बस्तियां हैं जो आसपास की, वहाँ पे लोग किलेबंदी कर रहे थे, अपने एरिया को घेर रहे थे, और वहाँ पे सैनिकों की तैयारी प्रैक्टिस होती थी, अंग्रेजी सैनिकों की, तो उसने देखा कि उस तैयारियों पर उसने क्या कर दिया? रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेज़ों ने नवाब के आदेशों की अवहेलना की। अवहेलना मतलब उसको नहीं माना, उसके जो उसने कहा था उसको इनकार कर दिया। तो अंग्रेज़ों ने नवाब के आदेशों की अवहेलना की। इससे क्रुद्ध होकर नवाब ने अंग्रेज़ों से गढ़ कलकत्ता पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तो क्या किया सिराजुद्दौला ने कि उनसे, जब उसने देखा कि उसकी बात नहीं मानी जा रही है, उसके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, तो उसने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया, अंग्रेज़ों से युद्ध करते रहे और अंग्रेज़ों को हरा दिया। जब इस घटना का समाचार चेन्नई पहुंचा तब क्लाइव एक नौसैनिक बेड़े के साथ कोलकाता पहुंचे। जो थे क्लाइव थे अंग्रेजी सेना के अध्यक्ष थे क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव क्या थे? उन्होंने क्या, जब उस समय क्या, नौसैनिक बेड़े के, वो जो पानी की सेना होती थी उसके बहुत बड़े विशाल उसके हेड थे वो। तो कोलकाता में वो उसको लेके पहुंचे और उसमें अंग्रेज़ों का पुनः अधिकार हो गया। फिर से युद्ध हुआ और उस कलकत्ता पर अंग्रेज़ों का पुनः अधिकार हो गया। नवाब तथा अंग्रेज़ों के बीच अलीनगर की संधि हो गई। तो इसके अनुसार 9 फरवरी 1757 ईस्वी में संधि हो गई। इस संधि के अनुसार क्या रिजल्ट आया कि कोई कंपनी है, कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। चुंगी मतलब कर। उनको क्या हुआ, जिस इसमें संधि की गई कि अंग्रेज़ों ने ये बात रखी अपनी कि हम आपको राज तभी वापस करेंगे जब हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना कर दिए व्यापार करने की अनुमति मिल जाएगी। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच ये संधि अमल हो गई, जिसको बोलते हैं अलीनगर की संधि। इसमें डिसीजन निकाला गया कि जो अंग्रेज़ हैं वो बिना व्यापार, अंग्रेज़ जो है बिना कर दिए अपना व्यापार बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा से करेंगे। इस षड्यंत्र में राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीचंद नामक व्यापारी भी व्यापारिक लाभ के लिए शामिल थे। इस षड्यंत्र की योजना पक्का होते ही क्लाइव ने, यहाँ पे थे ना बच्चों, हाँ, किंतु क्लाइव इससे असंतुष्ट नहीं हुआ। इतना होने के बाद भी जो क्लाइव था वो उससे संतुष्ट नहीं हुआ। वह तो बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना, वो क्या चाहता था कि यहाँ से भारत का राज्य हट जाए या भारत का शासन हट जाए, सिर्फ हमारा शासन है। वो तो क्या था, जो संधि हुई इससे जो क्लाइव था वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसने, क्लाइव ने नवाब के विरोधियों से साठगांठ शुरू कर दी। अब जो नवाब के अपोजिट थे, विरोधी थे, इसे क्या करा
नवाब के जो विरोधी थे उनसे वो मिली भगत करने लगे, बातचीत करने लगे। क्यों? क्योंकि वो नवाब के विरोधी थे, जिससे कि वो जो विरोधी हैं, जो और राजा हैं, जो नवाब से मेल जोल नहीं रखते हैं, वो इनका साथ देने लगे। इसीलिए क्लाइव ने नवाब के विरोधियों से साठगांठ शुरू कर दी। नवाब का सेनापति मीर जाफ़र स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था, और जो सेनापति था नवाब का, सिराजुद्दौला का मीर जाफ़र, वो खुद सेनापति जो था वो बंगाल का नवाब बनना चाहता था। इसलिए वो भी उससे जाके मिल गया अंग्रेज़ों से। यह विश्वासघात करके अंग्रेज़ों से जा मिला। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाने का आश्वासन दिया, और मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को हर प्रकार की सुविधाएं देने का वचन दिया। अब मीर जाफ़र क्या करता, जितनी भी खुफिया न्यूज़ है, खुफिया समाचार है, वो जाकर अंग्रेज़ों को देता था। अंग्रेज़ों की हर तरीके से वो उसकी हेल्प करने लगा और उनको सुविधा देने लगा। इस षड्यंत्र में राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीचंद नामक व्यापारी भी व्यापारिक लाभ के लिए शामिल थे। इस षड्यंत्र की योजना पक्की होते ही क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक कूटनीतिज्ञ पत्र लिखकर उस पर संधि की शर्तों को भंग करने का आरोप लगाया। उसने क्या कहा कि एक पत्र लिखा और सिराजुद्दौला को भेजा, और उसमें कहा कि जो हमसे तुम्हारी संधि हुई थी उसमें जो भी नियम और शर्तें थी, तुम उसकी बात नहीं मान रहे हो, तुम उसकी अवहेलना कर रहे हो। तो इस संधि के उल्लंघन हेतु उसे दंडित करने के लिए वह एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा। उसने इस लेटर में लिखा बच्चों कि जो भी संधि की शर्तें हैं वो तुमने भंग कर दिया, तुमने इसकी बात नहीं मानी है, तो इसकी अवहेलना जो तुमने की है, इसके लिए मैं तुम्हारे जगह पे, मुर्शिदाबाद की राजधानी है, मैं एक बड़ी सेना लेकर वहाँ पे युद्ध करने के लिए आ रहा हूँ। यह युद्ध बच्चों भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, जो कि किसके नाम से है? प्लासी के युद्ध नाम से है। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। जब नवाब को इसकी सूचना मिली तब उसने प्रतिरोध करने हेतु अपनी सेना के साथ क्लाइव के विरुद्ध कूच कर दिया। मतलब क्लाइव के विरुद्ध क्या किया? अपनी सेना लेकर युद्ध करने के लिए चल दिया। सन 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के सामने आमने सामने खड़ी हो गए। नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों पर हमला करने की पहल करने को कहा, किंतु जो मीर जाफ़र था वह निष्क्रिय खड़ा रहा, मतलब चुपचाप खड़ा रहा। वह उसने उसके आदेश का पालन नहीं किया। जब सिराजुद्दौला ने कहा कि तुम आगे बढ़कर युद्ध करो, तो मीर जाफ़र वहीं खड़ा रहा, उसने उसकी बात नहीं मानी। इससे सिराजुद्दौला के उसके विश्वासघात का आभास हो गया। इससे क्या समझ में आया कि जो मीर जाफ़र उसने उसके साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है, वह अंग्रेज़ों से मिला हुआ है। वह षड्यंत्र से बचने के लिए लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया। उसे लगा कि मेरी जान पे बनाएगी और मेरी सेना मेरी साथ नहीं दे रही, मेरा नवाब मेरा साथ नहीं दे रहा, तो क्या हुआ? उस लड़ाई के मैदान से भाग गया। नवाब के भाग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच गई। अंततः नवाब को बंदी बना लिया गया और मीर जाफ़र के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। अंत में क्या हुआ कि जो नवाब था उसको बंदी बना लिया गया और जो मीर जाफ़र का पुत्र था उसने उसकी हत्या कर दी। मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने धोखा देने के पुरस्कार में बंगाल का नवाब बना दिया। अब अंग्रेज़ इस बात से बहुत प्रसन्न हुए कि उसने नवाब को धोखा दिया है, तो मीर जाफ़र की जो इच्छा थी बंगाल का नवाब बनने की वो उसकी पूरी हो गई, और अंग्रेज़ों ने क्या किया? उसको वहाँ का नवाब बना दिया। अब मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को बहुत सा धन और जागीर दे दी। मीर जाफ़र ने इसके मतलब क्या किया कि बहुत सा धन, रियायत, बहुत सी वसीयत मतलब बहुत ज़्यादा धन दे दिया, और जितनी भी मुद्राएं थी, जागीरें थी, ये सब उसको दे दी। मीर जाफ़र महत्वाकांक्षी तो था, किंतु वह स्वतंत्रतापूर्वक शासन नहीं कर सका। उसने अनुभव किया कि अंग्रेज़ उसे मात्र एक कठपुतली की तरह नामधारी शासक के रूप में देखना चाहते हैं। जब वो बंगाल का नवाब बन गया और अपना कार्य करने लगा, तो हर चीज़ में जो अंग्रेज़ थे बच्चों, वो हस्तक्षेप करते थे, हर चीज़ मामले में उसको हस्तक्षेप करते थे। तो बंगाल के नवाब को क्या लगा कि इसने मुझे नवाब तो बना दिया, लेकिन हर चीज़ में निर्णय यही दे रहा है, हर चीज़ में दखल अंदाजी कर रहा है। तो अंग्रेज़ जो है उसने क्या किया है कि इसको एक नाम मात्र की कठपुतली बना दिया, अपने इशारों पे नचा रहा है। अंग्रेज़ों ने उसे अपनी सुनिश्चित आय का साधन बना लिया और उससे धन वसूलने लगे। अब ये हर टाइम पे क्या करते, अंग्रेज उससे क्या करते थे कि हर महीने या हर एक समय पे उससे क्या धन मांगते रहते थे और उससे लेते रहते थे। कंपनी के एजेंट तथा दलालों ने भ्रष्टाचार से आर्थिक लूट की कार्रवाई शुरू कर दी।
फलतः नवाब का खजाना खाली होने लगा। क्या हो गया, जो एजेंट थे, जो दलाल थे, उन्होंने क्या, उससे भी हो गया। धीरे धीरे धन भी देने लगा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, नवाब का जो खजाना था मीर जाफ़र का, वो ख़त्म होने लगा। ख़त्म होने लगने से क्या हो गया कि जब ख़त्म हो गया तो वह आर्थिक संकट में पड़ गया। अंततः वह अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए असमर्थ हो गया। अब जब दिन पर दिन तो मांग तो बढ़ ही रही थी अंग्रेज़ों की, अब वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा था, तो क्या हो गया, वह असमर्थ हो गया। उनके आर्थिक शोषण व उत्पीड़न के फलस्वरूप किसानों तथा दस्तकारों के असंतोष व्याप्त हो गया। अब जब पैसा ही ख़त्म हो गया तो किसानों को फलता फसलें नहीं, मतलब किसानों को फसल उगाने के लिए पैसा नहीं मिल पाता था, दस्तकारों को उनके काम के लिए पैसा नहीं मिलता था, इसलिए उनको क्या, कि उनको दुख होने लगा और एक असंतोष सा उनके दिल में रहने लगा। इस राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था से ऊब कर वह अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए उपाय सोचने लगा। अब मीर जाफ़र क्या सोचने लगा कि हम किस तरीके से अंग्रेज़ों से छुटकारा पाएँ, क्योंकि दिन पर दिन ये क्या है, इनकी मांग बढ़ती जा रही है। इसी बीच 1760 ईस्वी में उसने अंग्रेज़ों ने उसे गद्दी से उतारकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अंत में क्या हुआ कि धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने क्या कि उसको गद्दी से उतार दिया और उसी का जो दामाद था मीर जाफ़र का, मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बना दिया। अब अंग्रेज़ी सेना का खर्च चलाने हेतु उसको कुछ ज़िले अंग्रेज को, जब उसको नवाब बना दिया दामाद को, वो खुश हो गया। इसके एवरेज में, इसके फलस्वरूप जो मीर कासिम था उसको कुछ ज़िले जो थे वो अंग्रेज़ों को भेंट में देने पड़े। तो बच्चों आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे कि मीर कासिम के और उसके बाद कौन सा उसका युद्ध हुआ। थैंक यू। आज जितना पढ़ाया उसको अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।